नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी जो 1 तारीख को सीजी टेट की क्लास होने वाली है, उसके सीडीपी और हिंदी के एमसीक्यूज हैं। ये क्विक रिवीजन फॉर्मेट में है। टॉपिक अपन रिवाइज करते जाएंगे। क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक आपको फुल रिवाइज करना है। ये जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में हुआ था, टेट का एग्ज़ाम। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम हुआ था कब हुआ था? ये 23 जून 2024 को हुआ था। लास्ट टेट का एग्जाम है ये। पेपर सेकंड है, मतलब ये क्लास आपका 6 से 8 तक के लिए। किसके लिए? 6 से 8 तक के लिए पेपर है। पर याद रखना, सीडीपी और हिंदी दोनों में सेम रहता है। चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे वो अपर प्राइमरी का हो, चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे मिडिल का हो, हिंदी और सीडीपी सेम रहता है। ठीक है, बहुत माइनर चेंज रहते हैं, तो दोनों में लगभग सेम ही रहता है। ये 6 से 8 तक की कक्षा के लिए है। और ये सेट डी था। कौन सा सेट था? डी सेट था। ठीक है, तो पिछले जो क्लास थी उसमें हमने प्राइमरी का देखा था, 2024 का टेट का एग्जाम छत्तीसगढ़ का। आज हम देख रहे हैं मिडिल का या अपर प्राइमरी का 2024 का एग्जाम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से यह फायदा होता है दोस्तों, आपको अंदाजा हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और लगभग टॉपिक रिवाइज हो जाता है। पी वाई क्यू करने से टॉपिक रिवाइज हो जाता है और उसी टॉपिक से अगर क्वेश्चन बने आपके एग्जाम में तो वो बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पेपर का लेवल काफी अच्छा है, ये मॉडरेट बोल सकते हैं आप। इसमें आपको नॉर्मल सीडीपी देखने को नहीं मिलेगा। चलो, निम्नलिखित में से सीखने की किस श्रेणी, निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? सीखना, अधिगम। सीखना क्या होता है? हम पढ़े हैं अधिगम क्या होता है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। और यह परिवर्तन पुराने अनुभव, पुराने ज्ञान के द्वारा होता है। ठीक है, सिर्फ अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभ्यास करके व्यवहार में होने वाला परिवर्तन मतलब ये क्या हो जाएगा? यांत्रिकी हो जाएगा, सीखना नहीं होगा। जैसे मशीन काम करता है वैसे इंसान हो जाएगा। अभ्यास एवं अनुभव दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, ये बहुत हद तक सही है। अभ्यास, अनुभव एवं अंतर्नाद के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, ये सबसे बेस्ट है। ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसीलिए लेंगे क्योंकि आप सीख भी रहे हो, पुराने अनुभव को भी इंक्लूड कर रहे हो, अभ्यास भी कर रहे हो, और एक ड्रिवन, ड्रिवन मतलब किसी काम को करने के लिए आपको जो पावर अंदर से मिल रहा है वो भी है। तो ये क्या होगा? अभ्यास, अनुभव एवं अंतोर्ध के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। ठीक है, देखिए आज आप एजुकेशन को पढ़ाई से जोड़ रहे हो, लेकिन प्राचीन काल में एजुकेशन मतलब व्यवहार में एक सकारात्मक परिवर्तन, जिससे बच्चा क्या हो? सामाजिक बन पाए और समाज के काम आ पाए। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन होता है ये स्थायी होता है, और ये परिवर्तन पुराने अनुभव और अ, अभ्यास के द्वारा और अभिप्रेरणा के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? सीखना कहलाता है। और सीखने से क्या होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार किसके परिणाम स्वरूप देखते हैं? है ना, कामुकता को मनोसामाजिक, कौन थे ये? इरिक एरिक्सन। कौन? इरिक एरिक्सन। ठीक है, इरिक एरिक्सन, इन्होंने बताया था कि छोटे बच्चों में भी कामुकता होती है, और उस कामुकता की पूर्ति वो अपने अनुसार करते हैं। जैसे सबसे पहले होता है आपका ओरल स्टेज। इसमें छोटा बच्चा क्या करता है? कोई भी चीजों को उठाएगा और मुंह में डाल लेगा, उसको चूसने लगेगा। दूसरा क्या होता है? एनल स्टेज। बच्चा मल मूत्र त्याग करते समय क्या करता है? आनंद की अनुभूति करता है। कई बार आप बोलते रह जाओगे करना रे, वो करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको आनंद मिल रहा है। तो ये क्या है? उसके सेक्स प्लेजर है बच्चों के भी, और वो उसको अपने तरीके से पूरा करते हैं। कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार किसका परिणाम मांगते हैं? वातावरणीकरण का। वातावरणीकरण का, केवल हार्मोनल नहीं है। और छोटे बच्चों में कहां हार्मोन्स आएगा भैया? कोई सेक्स हार्मोन्स नहीं रहता है ना।
लिंग गुणसूत्र की असामान्यता, ऐसे में तो बच्चा क्या हो जाएगा, गुणसूत्र की असामान्यता में बच्चा विकृत हो जाएगा। जैविक कार्यों का संयोजन, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, वातावरणीय कारक। अब वातावरणीय कारक में क्या क्या आएगा, वातावरणीय कारक में आएगा सामाजिक संबंध, है ना, सामाजिक संबंध, पहचान, ठीक है, ये जितने वातावरण के कारण है वही मनोसामाजिक सिद्धांतकार किसका, कामुकता का परिणाम मानते हैं। इसमें आप जब लैंगिक अवस्था में आओगे, लैंगिक अवस्था में लड़के को माता के प्रति आकर्षण और लड़की को पिता के प्रति आकर्षण हो जाता है। तो इस आकर्षण को, लड़की के आकर्षण को बोलेंगे इलेंट्रा और लड़के के आकर्षण को बोलेंगे ओडिपस। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। ये कौन बनाया है, बताया है एरिक इरेक्सन बताए हैं। ठीक है, क्या, मनोलैंगिक, है ना, चलिए मनोलैंगिक सिद्धांत, हाँ यही तो बोलते हैं जहां तक, वातावरणीय कारक। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को क्या कहा जाता है, किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने को कार्य को क्या कहा जाता है। ये लास्ट टाइम का क्वेश्चन है, बहुत इसमें कंफ्यूज हुए लोग। सामाजिक सहारा, सामाजिक सहायता, समाज में व्यवहार, समाज समर्थक व्यवहार। बेस्ट क्या होगा भैया, किसी अन्य व्यक्ति की सहायता कर रहे हो तो किसी अन्य व्यक्ति की सहायता आपको पॉजिटिव वे में करनी है, चोरी में नहीं करनी है, मर्डर में किसी की सहायता नहीं करनी है। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही क्या है, मनुष्य के अंतर्निहित जो शक्तियां हैं उसको बाहर निकालना और मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाना और मनुष्य को एक सामाजिक आदमी बनाना, यही शिक्षा का उद्देश्य है। तो अगर आप शिक्षा लिए और किसी की सहायता कर रहे हो तो आप पॉजिटिव सहायता करोगे, और वो पॉजिटिव सहायता है या नहीं ये कौन डिसाइड करता है, ये समाज डिसाइड करता है। तो आपको सहायता करने में भी ऐसा व्यवहार करना है जो समाज के द्वारा अप्रूव हो, ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना है जो समाज के द्वारा अप्रूव ना हो। तो क्या होगा, समाज समर्थक व्यवहार। क्या, समाज समर्थक व्यवहार। चलो, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। याद रखना, कभी भी इंडिविजुअल डिफरेंस का हमेशा सम्मान करना है। कोई भी शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर बच्चों को सेपरेट नहीं करेगा, अलग नहीं करेगा, सभी बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाएगा और उनकी आवश्यकता के अनुसार पढ़ाएगा, बच्चों को बिल्कुल भी अलग नहीं करना है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करना है और समावेशी कक्षा बनाना है। ठीक है, व्यक्तियों की योग्यता, रुचि एवं अभिक्षमताओं को जानने का प्रयास करें। बिल्कुल, अगर आप अलग अलग व्यक्तियों को मिल रहे हो तो हर व्यक्ति की योग्यता और क्षमता को जानो। पाठ्यक्रम को व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करें। बिल्कुल, हर आदमी अलग तरीके से समझता है और वो आदमी जिस तरीके से समझता है उसको उसी तरीके से समझाओ। तो दोनों क्या होगा, ए और बी सही है। ठीक है, इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए ILP इंडिविजुअलाइज्ड लेसन प्लान बनाएगा। किसके लिए, हर व्यक्ति के लिए। ठीक है, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी बनता है, हर व्यक्ति के लिए एक विशेष प्लान। ठीक है, अब एक बच्चा है जो हिंदी जानता है और एक बच्चा है जो छत्तीसगढ़ी में अपनी मातृभाषा में सीखता है। जब एक टीचर पढ़ाएगा तो दोनों में विभिन्नता है ना। जब एक टीचर पढ़ाएगा तो हिंदी वाले को हिंदी में समझा देगा, मातृभाषा वालों को मातृभाषा में समझा देगा, दोनों सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। दोस्तों, हमारी संस्था के द्वारा शिक्षक भर्ती का, CGTET का और CTET की क्लास चलाई जा रही है। हालांकि CGTET के लिए तो अब समय नहीं रहा, पर CGTET के लिए आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी। इसमें 15 टेस्ट हैं, 10 सब्जेक्ट वाइज हैं, 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं और आप CTET के लिए भी क्लास ले सकते हैं। और जो आगामी शिक्षक भर्ती आने वाला है, आज हमने वीडियो भी डाला है कि आपका फरवरी में मुख्यमंत्री जी की ऐसी घोषणा है कि फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फरवरी में नोटिफिकेशन भी 15 के बाद ही आएगा। ठीक है, और जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती होने की संभावना है। अब व्यापम के पास जो रिजर्व डे है उसमें या तो शिक्षक भर्ती होगी या गर्मी छुट्टी में कोई भी एक दिन आपकी शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो सकती है। ठीक है, तो हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है कि अब पोस्ट भी 5000 करने की संभावना है, जिसमें शिक्षक और सहायक शिक्षक के पद बढ़ने वाले हैं, विषयवार भर्ती होगी, ये पहले ही पता है। तो आप शिक्षक भर्ती की तैयारी बहुत उम्दा तरीके से कर सकते हैं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़कर दोस्तों। और किसी भी कोर्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप संस्था के नंबर 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं। हाँ, ये हमारा ऑनलाइन चैनल है यूट्यूब में, हमारा टेलीग्राम में भी चैनल है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। चलो, बहुसांस्कृतिक मतलब अलग अलग संस्कृति से आए हुए लोग। बहुसांस्कृतिक कक्ष में मूल्यांकन के लिए एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा। ठीक है, बहुसांस्कृतिक, अब डायरेक्ट बोल दे रहा है भैया कि सब अलग अलग संस्कृति से है, तो सबको एक साथ इवेल्युएट नहीं कर सकते। एक संस्कृति जो है
अपने विचारों के आधार पर चल रही है, दूसरी संस्कृति अपने विचारों के आधार पर चल रही है, आप दोनों को एक तरह के इवेल्युएट कैसे कर लोगे? ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखना पड़ेगा और प्रत्येक छात्र की संस्कृति को ध्यान में रखना पड़ेगा उनका मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है, मूल्यांकन उपकरण विश्वसनीय और वैध होने चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन सबको एक तराजू में नहीं तोल सकते। क्यों? क्योंकि हर आदमी अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति से है, तो आप उसको कैसे एक साथ इवेल्युएट कर लोगे? क्योंकि आपकी शिक्षा में आपके सांस्कृतिक प्रभाव भी बहुत मायने रहते हैं। लेव एगुस्की ने बोला है ना, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, बिल्कुल वही। तो जितने टाइप के स्टूडेंट हैं, आपको सबका सम्मान करना है, सबकी संस्कृति को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो बी, नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दे एवं दिए हुए कूट संकेतों में से सही का चयन करें। आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही। जब आप अंदर कूड़ते रहोगे, अपने अंदर कूड़ते रहोगे, तो एक समय बाद आक्रामक हो जाओगे। ठीक है, सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है, बिल्कुल गलत। देखो, दो टाइप के लोग होते हैं, जो एक अंदर से चिढ़ के हाइपर होते हैं और एक आदमी होता है जो अंदर से चिढ़ के साइलेंट होके आपसे अलग हो जाएगा। तो हर प्रकार की आक्रामकता, हर प्रकार की कुंठा आक्रामकता को जन्म नहीं देती है। कुछ लोग इतने कुंठित होते हैं कि जाके सुसाइड कर लेंगे, तो क्या वो आक्रामक हुए क्या? कुछ लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, आक्रामक हुए क्या? है ना? तो कई लोग एकदम साइलेंट हो जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, वो आक्रामक हुए क्या? नहीं। तो ये जरूर बात है कि कुंठा से आदमी आक्रामक होता है, चिढ़ के आदमी आक्रामक होता है, पर हर बार चिढ़ के आदमी आक्रामक हो ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? कथन गलत है, कारण सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। कथन सही है ना? हाँ, सॉरी, ऑप्शन बी होगा, मैं गलत पे टिक लगा दिया। कथन सही है पर कारण गलत है ना? ये सही है, ये गलत है, क्योंकि हर प्रकार की कुंठा आक्रामकता को जन्म नहीं देती। कथन सही है परंतु कारण गलत है। अगला क्वेश्चन, विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों को सही क्रम में बताइए। विस्मरण होता क्या है, पहले ये जान लो। ठीक है, विस्मरण मतलब आप याद करना चाहते हो लेकिन याद नहीं आ रहा है ना? याद करना चाहते हो, आप किसी चीज को याद करना चाहते हो परंतु वह याद नहीं आ रहा है, जल्दी याद नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या चीज आपको जल्दी याद नहीं आएगा, है ना? तो याद रखना, हमको सबसे पहले निरर्थक शब्द याद नहीं आएंगे। जो शब्द का हमारे दिमाग में कोई वैल्यू नहीं है ना, वो याद ही नहीं आएगा। उसके बाद याद क्या आएगा? उसके बाद आएगा आपको गद्यांश, क्योंकि एक कहानी है। उसके बाद अगर और जोर डालोगे तो याद क्या आएगा? कविता आ जाएगी। उसके बाद याद क्या आएगा? जो आप किसी से सुन के सीखे हो वो याद आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा ए। विस्मरण मतलब आप किसी चीज को याद किए थे और दोबारा याद करना चाह रहे हो तो वो याद नहीं आ रहा है। तो याद रखना, जो बातें हमारे लिए निरर्थक है, जिनका कोई वैल्यू नहीं है, वो हमको याद ही नहीं आएगी, क्योंकि हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का आकलन अधिक फायदेमंद रहेगा? अब छात्र कितना डिबेट कर सकते हैं, इसको आकलन करने के लिए क्या करोगे? आप छात्रों का डिबेट कराओगे ना, छात्रों को डिबेट करके दिखाने बोलोगे, तो क्या होगा? इसका होगा आपका प्रदर्शन आकलन। प्रदर्शन आकलन, मूल्यांकन लिखा गया है, प्रदर्शन आकलन। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर भैया छात्र डिबेट कर पा रहे हैं नहीं, क्या कर रहे? प्रदर्शन करने बोलोगे। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालक्रमिक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे का आईक्यू क्या होगा? इसमें मैं आपको बता दूं, है ना, मानसिक आयु सबसे पहले कौन बताया? बी ने बताया। मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया? अल्फ्रेड बीने ने। ठीक है, मानसिक आयु को बुद्धि लब्धि में, मानसिक आयु को बुद्धि लब्धि में, आईक्यू में कौन डाला? है ना, विलियम स्टर्न डाले। कौन डाले? विलियम स्टर्न। ठीक है, विलियम स्टर्न का सूत्र क्या था? एम ए मानसिक आयु अपॉन सी ए क्रॉनिकल आयु। हाँ, ये था सूत्र, एम ए अपॉन सी ए, ये स्टर्न का सूत्र था। फिर इस सूत्र को अपडेट किसने किया? टर्मन ने। टर्मन ने अपडेट किया। इन्हें क्या किया? एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। ठीक है, तो याद रखना, मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया बीने ने,
मानसिक आयु को बुद्धि लब्धि में चालू किया विलियम स्टर्न ने, और बुद्धि लब्धि का जो सूत्र बताया वो था MA/CA। उसके बाद टर्मन ने इस सूत्र को अपडेट किया और क्या बनाया, MA/CA इंटू 100। तो अभी बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, MA/CA इंटू 100। तो यहां पे आप लगा दो, है ना। मानसिक आयु मतलब बच्चा दिमाग से कितने उम्र का है, 5 साल का, और बच्चा शरीर से कितने उम्र का है, 4 साल का, इंटू 100, है ना। 4 बार में 25 से कट जाएगा, 25 पंचे 125। 125 बच्चे का आईक्यू है, और ये बच्चा सामान्य से ऊपर वाले आईक्यू का है, ठीक है। 140 आईक्यू वाला क्या होता है, प्रतिभाशाली बालक होता है, ठीक है ना। उसके बाद 110 आईक्यू तक का बच्चा क्या होता है, सामान्य बच्चा होता है। इसका 125 है, सामान्य से ऊपर है, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो, वाइगोस्की ने भाषा को माना है, वाइगोस्की ने भाषा को क्या माना है भैया, एक सांस्कृतिक उपकरण माना है। वाइगोस्की का सिद्धांत क्या है जी, वाइगोस्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया, SCL, सोशल कल्चरल और लैंग्वेज, इसको क्या माना है, उपकरण माना है, उपकरण माना है। किसका, सीखने का उपकरण माना है, सीखने का उपकरण, ठीक है। देखो, जीन प्याजे बोलता है बच्चा खुद करके सीखता है, और वैगोस्की बोलता है बच्चा अपने समाज में लोगों को देखकर, सामाजिक, अपने समाज में लोगों से अंतःक्रिया करके सीखता है। और उन्होंने सीखने के क्षेत्र में भाषा को महत्वपूर्ण माना है। बच्चा जो भी सीखता है वो भाषा से ही सीखता है, अगर बच्चे को भाषा नहीं आएगी तो वो नहीं सीख पाएगा। ये कौन बोलता है, वैगोस्की बोलता है। और क्या उसका सिद्धांत क्या बोलता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बोलता है, ठीक है। चलो, तो वाइगोस्की ने भाषा को क्या माना है, सांस्कृतिक उपकरण जिसके द्वारा बच्चा अपनी संस्कृति समाज को सीखता है, ठीक है। चलिए, उन्होंने 3 चीजों को प्रमुख माना, SCL, सोशल कल्चर और लैंग्वेज को। अब इन्होंने संप्रत्याय दिया क्या, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब बच्चा जो करना चाहता है और बच्चा जो एक्चुअल में कर रहा है उसके बीच के हिस्से को बोलेंगे ZPD। आप CGTET में दिलाना चाहते हो, आप CGTET में 70 नंबर ला रहे हो, और आप CGTET में 150 नंबर लाना चाहते हो। बच्चा कर कितना पा रहा है, 75 नंबर, और बच्चा लाना कितना चाहता है, 70 नंबर। पर आप दीपक सर से CDP पढ़े और आप लेके आए 110 नंबर, है ना। तो ये 110 क्या होगा, आपका ZPD होगा। आप जो करना चाहते थे और आप जो एक्चुअल में कर रहे हो, किसी की सहायता से अगर आप थोड़ा ज्यादा कर पा रहे हो तो वो क्षेत्र कहलाएगा ZPD। और जो सहायता आपको दी गई है वो सहायता हमेशा आपसे ज्यादा नॉलेजेबल आदमी देगा, और वो सहायता क्या रहेगी, टेम्परेरी रहेगी, और उसी सहायता को बोलते हैं स्कैफ होल्डिंग, पाड़ ढांचा, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में याद रखो, स्कैफ होल्डिंग, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। स्कैफ होल्डिंग हमेशा कौन देगा, आपसे नॉलेजेबल आदमी, ज्यादा नॉलेजेबल आदमी टेम्परेरी सहायता देगा, जिससे क्या होगा, आपका एफर्ट बढ़ेगा, और उसको कहेंगे स्कैफ होल्डिंग, टेम्परेरी सहायता, ठीक है। चलिए, यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दे, एवं दिए गए उत्तर कूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करे। दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं। बिल्कुल सही। जो आपकी लाई डिटेक्टर मशीन रहती है वो आपके माइंड और आपके हृदय की धड़कन के अनुसार, आपके रक्त संचालन के अनुसार बता देता है कि आप झूठ बोल रहे हो नहीं। क्योंकि आदमी जब भी झूठ बोलता है तो वो शरीर से बोल रहा है, लेकिन अंदर उसका माइंड सपोर्ट नहीं करेगा तो धड़कन बढ़ेगी, थोड़ा घबराएगा तो पकड़ा जाता है, ठीक है। झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है, ठीक। यहां जो व्यापम ने आंसर लिया था वो आंसर लिया है बी, वो आंसर लिया है बी, कि भैया दैहिक उत्तेजना के आधार पर पता तो लगाया जा सकता है कि क्या है, आप झूठ बोल रहे हो, पर झूठ बोलना एक तरफ की संज्ञानात्मक अनुक्रिया नहीं है। पर अगर आप सोचोगे, इसमें मेरे को भी डाउट है, इसमें मेरे को भी डाउट है, झूठ बोलना एक दिमागी क्रिया है। क्यों, क्योंकि झूठ बोलने के लिए सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है, तो ये सब मानसिक क्रिया है। पर यहां ऑप्शन लिया था व्यापम ने बी, इसमें डाउट है थोड़ा, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन, सामाजिक
संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है? सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या होता है? देखो भैया, ये लेवल है आपके सीडीपी का, है ना। ऐसे ऐसे वर्ड जो अपन कभी सुने ही नहीं है, ठीक है। सामाजिक मानसिक संज्ञानात्मक चित्र क्या है? देखो, सामाजिक मानसिक संज्ञानात्मक चित्र एक नक्शा है जो समाज का आपके ऊपर बना हुआ है। एक नक्शा जो समाज के अनुभव का आपके दिमाग में बना हुआ है ना। कौन सा समाज कैसे रहता है, क्या काम करता है, कैसे व्यवहार करता है, इसका जो ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में छपा हुआ है, उसी को बोलेंगे सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र, ठीक है। इसमें यह बताते हैं कि समाज में लोग कैसा व्यवहार करते हैं, समाज में लोग कैसे नियम को फॉलो करते हैं, और यही नियम कानूनों का जो ब्लूप्रिंट है वो आपका कहलाएगा क्या? सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ये पूछ रहा है कि समाज में लोग किस तरीके से रहते हैं। बच्चों में जटिल समूहों या समूहों को समझने के लिए उपयोगी होता है, ठीक है, बिल्कुल सही। बच्चों के समूहों को समझने के लिए आप अपने दिमाग का उपयोग करते हो और समाज के नियमों का उपयोग करते हो। यह पूछकर प्राप्त किया जाएगा कि क्या ऐसे लोग हैं जो विद्यालय में एक साथ बहुत घूमते हैं। अब विद्यालय में 4-5 लोग हैं जो एक साथ ही घूमते हैं। आप पूछोगे ये लड़का इसके साथ घूमता है, हाँ, तो आप अपने दिमाग में क्या इमेज बनाओगे कि ये लड़के का इस लड़के से पटता है, ये अच्छा दोस्त है। तो ये क्या है? सामाजिक एक अवधारणा जागृत हो रही है कि भैया मैं जिसके साथ ज्यादा रहता हूं वो मेरे को अच्छा लगता है और मेरा उससे सामाजिक संबंध अच्छा है। विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर प्राप्त किया जाएगा, बिल्कुल सही। समाज के बारे में आप जानकारी कैसे इकट्ठा करोगे जी? विभिन्न स्रोतों से। पंजाबी है तो गुरुद्वारे जाएगा, हिंदू है तो मंदिर जाएगा, ठीक है। पंजाबी है तो लोहड़ी मनाएगा, हिंदू है तो मकर संक्रांति मनाएगा। आप सामाजिक नियमों को, ब्लूप्रिंट को कैसे तैयार कर रहे हो? पूछ के तैयार कर रहे हो। तो इसके अनुसार ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र कैसे बनेगा भैया? आप एक तो समाज को देख के बनाओगे, समाज से पूछ के बनाओगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चे के बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि है विकासात्मक विधि, ठीक है। विकासात्मक विधि से ही आप क्या कर सकते हो? विकास का अध्ययन कर सकते हो। तुलनात्मक विधि से नहीं करना है भैया, किसी की तुलना करनी नहीं है अपने को, ठीक है। यूरिस्टिक क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यूरिस्टिक क्या है ना? यूरिस्टिक है अनुभव सिद्ध नियम। यूरिस्टिक है अनुभव सिद्ध नियम। शॉर्ट में समझाता हूं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो प्रामाणिक नियम है उसको फॉलो नहीं करते, अपने दिमाग के अनुभव को फॉलो करते हो और प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेते हो, प्रॉब्लम को त्वरित सॉल्व कर लेते हो, उसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक। अब एक आदमी रोड पे गिरा पड़ा है, एक आदमी रोड पे गिरा पड़ा है, नॉर्मल सा एक नियम है, मानक नियम है, आप 112 को फोन करो, 112 आएगी, उसको उठाएगी, सरकारी अस्पताल ले जाएगी, सरकारी अस्पताल दूर है, व्यक्ति की जान जा सकती है। मेरा अनुभव कहता है कि 112 को तो फोन करो, 112 नहीं आ रही, अपनी गाड़ी में डालो और प्राइवेट किसी भी अस्पताल में जो पास का है ले जाओ। तो मैंने क्या किया? अपने अनुभव को यूज किया, है ना, जिससे प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो। अब मान लो आप एक दुकान से कपड़ा खरीदे थे और वो कपड़ा बहुत अच्छा था, अब आपको अपने किसी मित्र के लिए कपड़ा खरीदना है, तो आप 10 दुकान नहीं घूमोगे, आप उसी दुकान में डायरेक्ट चले जाओगे जहां पहले गए थे। आपने क्या किया? अपने अनुभव का यूज किया, अपने पुराने ज्ञान का यूज किया। इसी को बोलते हैं ह्यूरिस्टिक। ये कोई मानक नियम नहीं होते, आपके अनुभव पर आधारित एक नियम होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत तेज करते हैं, प्रॉब्लम इससे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। रणनीति बनाओगे, बनते रह जाएगा रणनीति। प्रोटोकॉल मतलब मान्य नियम, पालन करोगे, करते रह जाओगे, गलती तो है नहीं, ठीक है। तो क्या है? अनुभव सिद्ध नियम। देखो ये सब पूछ रहा भैया। स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखने वाली जानकारी क्या हो? स्मृति मतलब आपकी याददाश्त में कब सुधार होगा भैया? जब सीखने वाली जानकारी क्या हो? व्यवस्थित हो। क्या हो? व्यवस्थित हो, है ना। अब आप किसी आदमी का नाम, उसका पता, उसका फोन नंबर याद करना चाहते हो, तो जब ये व्यवस्थित तौर पर याद करोगे तभी आपकी स्मृति में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अधिगम असमर्थता शब्द किसने सुझाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, सी टेट का क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है। अधिगम असमर्थता, लर्निंग डिसेबिलिटीज, कौन बोला है? सैमुअल क्रिक ने बताया है। किसने बताया है? सैमुअल क्रिक ने। कब? 1963 में ये शब्द को क्या किया इन्होंने? इंट्रोड्यूस किया, सैमुअल क्रिक ने। सैमुअल क्रिक, हाँ क्रिक बोल लो, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अटक जाता है। सैमुअल क्रिक,
सीखने की योग्यता के अभाव को ही क्या कहा जाता है? अधिगम असमर्थता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाक से बढ़ते हैं। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था, तो विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था अमेरिका में। याद रखना, शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है ना। शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है, ये पूछा जाता है। जॉन डीवी ये सब अमेरिका के ही थे। गलत विकल्प चुनिए। समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है, बिल्कुल सही भैया। समावेशी शिक्षा में आप सब लोगों को, चाहे वो कैसा भी बालक हो, चाहे दिव्यांग हो, मंद बुद्धि हो, तेज हो, जैसा भी बालक हो, सबको एक साथ पढ़ाना है, किसी को अलग नहीं करना है। तो एकीकरण तो हो रहा है। समावेशी शिक्षा का आधार समानता का सिद्धांत है, इसको भी सही मान लो। हालांकि समावेशी शिक्षा का आधार होता है समता। मैंने कल बताया था समता। समता मतलब होता है इक्विटी, समानता मतलब होता है इक्वालिटी। इक्विटी में जिसको जितना जरूरत है उतना दो, और समानता में सबको बराबर दो। तो भैया समानता से ज्यादा अच्छा होता है समता, है ना। समावेशी शिक्षा समाज में समायोजन में सहायक है, बिल्कुल सही। अगर आप एक दिव्यांग बालक को सामान्य बालक को साथ पढ़ाओगे तो उसको कभी भी हीन भावना नहीं आएगी कि मेरे अंदर कुछ कमी है। वो अपने आप को सामान्य समझेगा और समाज में भी सामान्य अवस्था से रहेगा। ऑप्शन इसमें क्या है? गलत विकल्प। समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण कैसे हो सकता है समावेशी शिक्षा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब सारी चिंतन सृजनात्मकता को, अब सारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है गिलफोर्ड का। अब सारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है, यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का। ठीक है, अब सारी चिंतन में क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स खोजना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपसारी। अपसारी बाहर, एक होगा अभिसारी, है ना, अभिसारी। इसको बोलेंगे इन द बॉक्स, इन द बॉक्स। ठीक है, अब जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो रिसर्च करता है, जो एक नियम बनाते, जो सिद्धांत बनाते हैं, वो इन द बॉक्स खोजते हैं। वो बहुत से ऑप्शन में के, बहुत से ऑप्शन से किसी एक सर्वमान्य ऑप्शन को चुनेंगे, जो क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा, है ना। वैज्ञानिक और गणितज्ञ लोग बहुत से ऑप्शन में से एक मान्य और सबसे उपयुक्त ऑप्शन को चुनेंगे, है ना। तो वो क्या है? इन द बॉक्स, एक ही सॉल्यूशन होगा। और जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, अब सारी चिंतन वाले, ये कलाकार होते हैं, ये मल्टीपल वे में काम करते हैं, मल्टीपल वे में सोचते हैं। ठीक है, कुछ भी सोचेंगे और उसी को आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये क्या होगा? आउट ऑफ द बॉक्स, बहुत सारा सोचना। क्या? अब सारी चिंतन। अब आप ऐसे लिखे हो और इसको डिवाइड करना है, तो कोई भी एक ही सोल्यूशन है, 5 एकम 5, 5 पंचे 25। अब आपको एक रंगोली बनानी है, तो रंगोली आप फूल का भी बना सकते हो, रंगोली आप जानवर का भी बना सकते हो, रंगोली आप नदी पर्वत पहाड़ मैदान का भी बना सकते हो। तो कलाकार जो होते हैं, है ना, कलाकार लोग जो होते हैं, आर्टिस्ट लोग, वो सोचते हैं अपसारी चिंतन पे, मल्टीपल वे पे। ठीक है, और जो साइंटिस्ट गणितज्ञ होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उन लोग सोचते हैं आपके अभिसारी चिंतन पे। ठीक है, चलो, तो रचनात्मकता क्रिएटिविटी किसमें आएगी? अपसारी चिंतन। प्रतिभाशाली बालक की पहचान है, बहुत लोगों का एक क्वेश्चन गलत हुआ था। याद रखना, प्रतिभाशाली बालक का दिमाग बहुत तेज होता है, उसमें पेशेंस की कमी होती है, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है, पर उसमें सबसे अच्छा एक बात होता है मौलिकता। मौलिकता मतलब खुद का डिसीजन लेगा, किसी को कॉपी नहीं करेगा, अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेगा, और कोई भी परिस्थिति हो आसानी से क्या कर लेगा? समाहित हो जाएगा, सामंजस्य स्थापित कर लेगा, है ना। तो वो किसी भी परिस्थिति में, जो प्रतिभाशाली बालक होते, जिनका आईक्यू 140 तक होता है, वो कैसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेंगे। ठीक है, अनुवांशिकता को एक खाली स्थान सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है ना। अनुवांशिकता स्थिर होती है, भी आपका डीएनए बदलेगा नहीं, है ना। तो अनुवांशिकता एक स्थिर सामाजिक संरचना है, ये बदलेगा नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? पर्यावरण का अध्ययन
मतलब आपको सब चीजों को दिखा दिखा के पढ़ाना है ना। भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, बिल्कुल सही भैया। आप पर्यावरण का मतलब क्या होता है, हमारे चारों ओर जो भी मौजूद है वो हमारा पर्यावरण है, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, ठीक है। तो हमको अपने पूरे भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील रखना है, उसको अच्छे से रहना है। पर्यावरण का पता लगाने का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही। पर्यावरण पढ़ा रहे हो तो उसको समझाने, पता लगाने का अवसर दो। अवलोकन, माप, भविष्यवाणी और वर्गीकरण जैसे कौशल विकसित करना, बिल्कुल सही। पर्यावरण पढ़ाए हो, बादल छाई हुई है, सूरज अंधेरे में है, बच्चे को यह समझ में आ जाना चाहिए कि बारिश होने की संभावना है। बहुत तेज हवा चल रहा है, बच्चे को यह समझ में आना चाहिए कि बारिश होने की संभावना है। सूरज ज्यादा चमक रहा है, बच्चे को यह समझ आना चाहिए कि गर्मी होने वाली है। तो भैया पर्यावरण पढ़ाने के बाद आप पर्यावरण के संबंध में भविष्यवाणी कर सको, उसको जान सको, पहचान सको, ठीक है। ये होगा ऑप्शन, क्या होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, है ना। आवश्यक क्या नहीं है, बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांतों को याद कराने के लिए। कभी भी याद कराना, रटाना, ये सब निगेटिव वर्ड है, बच्चों को ऐसा नहीं करवाना है। बच्चा अपने आप से सीखेगा। जिन प्याजे जी बोले बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, वो खुद कर लेगा, आप बस उसको क्या करो, सर्विस प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। तो बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा याद करा के क्या करोगे बच्चों को, पर्यावरण के लिए नॉर्मल पर्यावरण दिखाओ, बच्चा खुद समझ जाएगा। ऑप्शन बी, ठीक है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति की खाली स्थान विकसित करना, व्यक्तित्व को। हमेशा बोल रहा हूं, जो पुराने लोग थे वो अच्छे व्यक्तित्व की बात करते थे, ठीक है। जब आपका शिक्षा मनोविज्ञान का विषय वस्तु आत्मा होती थी, है ना, अरस्तु के समय, तो उस समय व्यक्तित्व विकास पर जोर दिया जाता था, आपको समाज के लिए एक अच्छा आदमी बनाने पर जोर दिया जाता था। आज भी शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या रहता है भैया, कि व्यक्तित्व का विकास हो, ठीक है। लादेन भी एक वर्ल्ड क्लास केमिकल इंजीनियर था, पर क्या अच्छे व्यक्तित्व का था क्या, नहीं था। आज भी बहुत से ऐसे असामाजिक लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे लेकिन समाज के लिए अच्छे नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई का मेन उद्देश्य होना चाहिए व्यक्तित्व का विकास, क्या, व्यक्तित्व का विकास। चलो सीखना है, फिर वही सीखना क्या है जी, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, और सीखना व्यवहार में अस्थाई नहीं स्थायी परिवर्तन है। सीखना व्यवहार में अनुभव के द्वारा स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, और यही अंतर्निहित क्षमताओं को बाहर निकालना ही क्या है, अधिगम है, महात्मा गांधी ने कहा है, ठीक है। चलिए, सॉरी इसमें सभी आएगा, सभी है ना, हाँ इसमें सभी आएगा, ऑप्शन डी सभी। व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, सभी है। एक से अधिक उत्तर है तो सभी। सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है अनुभव के द्वारा, और जो परिवर्तन होगा वो स्थायी रूप से होगा, ठीक। शिक्षण के समझ स्तर में शामिल है, समझ स्तर में, समझना मतलब मेंटल प्रोसेस में क्या शामिल है, मेंटल प्रोसेस में आपका शामिल है स्मृति, आपको दिमाग में याद रखना है, और अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि मतलब सूझ। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है भैया, गिल्टास्टवाद ने, है ना। सुल्तान नामक चिंपांजी बंदर जो अलग अलग टेबल पे चढ़ के केला तोड़ लेता है, कहानी मैंने बताई है। तो याद रखना, समझ, समझ मतलब आपका कॉग्निटिव स्तर की बात कर रहा है। तो दिमाग से आप याद करोगे और दिमाग से अपने सूझबूझ से प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। योग्यता उस समझ में नहीं आएगा, रचनात्मकता भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन सी। समझ स्तर का मतलब होता है केवल किसी चीज को याद न करना, बल्कि उस चीज को याद करने के बाद अपने स्तर पर समझना और अपने वर्डों में बोल पाना। और इसमें क्या होता है, दिमाग का कॉग्निटिव लेवल का यूज होता है, ठीक है। सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में संशोधन या व्यक्तिगत समायोजन। क्या होगा, व्यवहार में संशोधन होगा। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है, सीखना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है। अध्ययन कौशल मतलब पढ़ने का कौशल, आप सीखे हो तो याद रखना, एक विश्वकोश से जानकारी प्राप्त करना। भैया आपको एक
डिक्शनरी दे दिए, उससे आपको जानकारी निकालनी है तो पढ़ लिख के अपना दिमाग लगा के ही निकाल पाओगे ना। उसमें तो लॉट्स ऑफ जानकारी है, जो आपको चाहिए वो कैसे निकालोगे, आप सोच समझ के ही निकालोगे। शब्दकोश का उपयोग करना, वोकैबुलरी का उपयोग करना भी क्या है, अध्ययन है। आपको पता होना चाहिए कौन सा शब्द कहां होगा, ठीक है। नोट लेना, नोट लेना मतलब आपको कोई बता रहा है और आप उसको नोट कर रहे हो तो अपने अनुसार अपने दिमाग से नोट करोगे, है ना। अध्ययन कौशल में क्या नहीं है, औपचारिक रिपोर्ट लिखना, इसमें कोई ज्यादा टैलेंट की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट है, फॉर्मेट को भरो काम हो जाएगा, ठीक है। तो अध्ययन कौशल में नोट लेना, शब्दकोश का उपयोग करना, विश्वकोश से जानकारी प्राप्त करना, इसमें आपका मेंटल प्रोसेस हो रहा है। औपचारिक रिपोर्ट नॉर्मल से एक कोई भी रिपोर्ट जो फॉर्मल है उसका फॉर्मेट ऑलरेडी डिसाइड है, उसमें आपका क्या टैलेंट है, कुछ नहीं, ठीक है। विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है ना। सतत एवं व्यापक सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, किसने किसको कम करने के लिए, किस चीज को कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए, मूल्यांकन नियमित करने के लिए, अपने कार्य का मूल्यांकन स्वयं करे और उपरोक्त सभी। याद रखना, मूल्यांकन से तनाव तनाव को कम होता है भैया, बच्चे को एक्चुअल स्थिति पता चल जाएगी, नियमित मूल्यांकन होगा और अपने कार्य का बच्चे स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। सीसीई के द्वारा बच्चों का 360 इवेल्युएशन होता है, कितना, 360, है ना, पूरा। उसके संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, है ना, शारीरिक, हर पक्ष का क्या होता है, वैल्यूएशन होता है, ठीक। एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित किया, यह उदाहरण कैसा है। भैया अगर आपको इतिहास पढ़ाना है तो आप बच्चों को ले जाके पढ़ा रहे हो। अब योगेंद्र सर को इतिहास पढ़ाना है भोरम देव, तो छात्रों को कहां ले गए, भोरम देव घुमाने ले गए, है ना। तो ये क्या होगा, ये होगा अनुभवात्मक शिक्षण। बच्चे वहां गए, खुद भोरम देव के मंदिर को देखे, भोरम देव की कहानी को खुद अनुभव किए और अनुभवात्मक पढ़ाई किए, इसलिए वो चिर स्थायी, बहुत लंबे समय तक उनके दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अनुभवात्मक शिक्षण। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन, शिक्षक अधिकार अधिनियम बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षक अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। आपको पता है सामान्यतः ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। अगर दिव्यांग बच्चा हुआ, अगर दिव्यांग बच्चा हुआ तो 6 से 18 वर्ष तक लागू रहता है, ठीक है। चलो तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। हिंदी आ गया, हिंदी पढ़ लेते हैं। लिंग के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यह संज्ञा का वह रूप है जिसमें किसी वस्तु अथवा पदार्थ की पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। हाँ भाई, लिंग क्या बताता है कि वो स्त्री है या पुरुष है, ठीक है। पुरुष जाति का बोध कराने वाली संज्ञा को पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाली स्त्रीलिंग, ये भी सही है। जड़ जाति हेतु संस्कृत व्याकरण में वाचक शब्द नपुंसकलिंग है, ये भी सही है। अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत की तरह हिंदी में भी 3 लिंग है, बहुत गलत। कई बार पूछा है कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं, हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं भैया, कितने, 2, एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग, ठीक है। और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो याद रखना हमारे में 2 लिंग होते हैं, है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो चौथा गलत है, क्या सही है, 1, 2, 3 सही है, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है भाई। व्यंजनों के उच्चारण के आधार पर विभिन्न अवयवों को सुमेलित कीजिए। ये जब भी मैं ऐप में भी पढ़ाया, अपने क्लास में भी पढ़ाता हूं, इससे क्वेश्चन आएगा ही। जब 30 क्वेश्चन का फॉर्मेट है तो इससे तो क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले क ख ग घ अंगा कंठ से, है ना। उसके बाद च छ ज झ या तालु से। उसके बाद त थ द ध न किससे, मूर्धा से। फिर प फ ब भ म ओष्ठ से, दंत से। त थ द ध न दंत से। बीच में एक और आता है क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, है ना, मैं भी भूल जाता हूं बीच में। तो कंठ में क्या होगा, कंठ में होगा क ख ग घ अंगा। तालु में क्या होगा, च छ ज झ इया। दंत में क्या होगा, त थ द ध न। और दंतोष्ठ में क्या आता है, व। कई बार पूछा है दंतोष्ठ में क्या आता है, व और फ। ये दंतोष्ठ है, इसका उच्चारण स्थान, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेट। क ख ग घ अंगा क वर्ग कंठ में, च छ ज झ इया च वर्ग तालु में, ट ठ ड ढ न मूर्धा, ठीक है, त थ द ध न दंत, और दंतोष्ठ में व और फ, ठीक। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।
अनुदित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखो यहां दो टाइप के अनुदित होते हैं, एक होते हैं अनुदित और एक होता है अनुदित। अनुदित और अनुदित, ठीक है, अनुदित और अनुदित। अनुदित का मतलब होता है अनुवाद किया हुआ। क्या किया हुआ? अनुवाद किया हुआ। और अनुदित का मतलब होता है जिसका उदय ना हो, जिसका उदय ना हो, ठीक है। मात्रा से ही अर्थ बदल गया। देखो बड़ा ऊ की मात्रा है तो अनुवाद किया हुआ, छोटा ऊ की मात्रा है तो जिसका उदय ना हो। यहां बड़ा ऊ की मात्रा है तो संधि विच्छेद होगा क्या? अनुधन उदित। अनुधन उदित। और कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। क्यों? क्योंकि छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे? बड़ा ऊ मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के हैं? स्वर संधि के सभी शब्द। देखो उल्लास, उल्लास का क्या होगा? उत धन लास, व्यंजन संधि हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका, हाँ, हम्म, निष्ठुर और निरोग। निरोग को देख लो, निह धन रोग, विसर्ग संधि हो गया, है ना। विषम, विषम व्यंजन संधि हो गया, ठीक है। सभी स्वर, सभी स्वर किस में है? ऑप्शन डी में, है ना। पहला क्या होगा? पहला होगा स्वधन अल्प, स्वल्प, ठीक है। पहले का क्या होगा? सुधन अल्प, सॉरी सुधन अल्प। क्या होगा? स्वल्प, सुधन अल्प स्वल्प। कौन सा संधि? यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। उसके बाद विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। क्या होगा आपका? दोनों जगह आ की मात्रा है, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद नाविक, है ना, नाविक। तो यहां नौ, नौ धन इक, क्या? नौ धन इक, नाविक। ये होगा आपका अयादि स्वर संधि। क्या? अयादि स्वर संधि। तो तीनों स्वर संधि किस में है? ऑप्शन सी में है, डी में है। तीनों स्वर संधि ऑप्शन डी में है। निम्नलिखित में से संवृत्त स्वर युग्म है। संवृत्त स्वर युग्म जिसको बोलते समय मुंह लगभग बंद रहे, ऐसे ऐसे आपके स्वर जिसको बोलते समय मुंह लगभग बंद हो तो उसको बोलते हैं संवृत्त। संवृत्त मतलब होता है क्लोज। तो ऊ, है ना, ऊ और ऊ, जब आप ऊ बोलोगे तो छोटा सा ही मुंह खुलेगा, ऊ और ऊ। तो ये क्या है? संवृत्त है। और इसके साथ और दो आ जाते हैं, क्या? आपका ई, छोटा ई और बड़ा ई, और ऊ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ई, बड़ा ई, ये सब क्या है? ये चारों संवृत्त है, जिसको बोलते समय मुंह लगभग बंद रहता है, ठीक है। चलो विदेशी भाषा के शब्द, ये तो क्वेश्चन आने ही है। पपीता, अब अपन देखते हैं कहां से पकड़े। मेरे को पता है रिक्शा, रिक्शा जापानी है, ऑटो रिक्शा जापानी, ठीक है। पपीता पुर्तगाली, पपीता अनानास आलू तंबाकू पुर्तगाली, है ना। उसके बाद चाकू, चाकू है आपका फारसी, अंगूर है तुर्की। चाकू है फारसी, सॉरी अंगूर है फारसी, चाकू है तुर्की, है ना। पपीता, पपीता क्या होगा? पुर्तगाली, रिक्शा जापानी, चाकू तुर्की, अंगूर फारसी, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? इस हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए आंसर डी। क्या? आंसर डी। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द, युद्ध शब्द, विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध शब्द, ठीक है। चलो संयुक्त, संयुक्त का, संयुक्त का विलोम होगा वियुक्त। क्या होगा? वियुक्त। संयुक्त मतलब साथ में, वियुक्त मतलब अकेला। अज्ञ का क्या होगा? अज्ञ का होगा विज्ञ। क्या होगा? विज्ञ या भिज्ञ, या भिज्ञ। और भिज्ञ का ही उल्टा होगा अनभिज्ञ। तो अज्ञ का होगा विज्ञ और भिज्ञ का अनभिज्ञ। अज्ञ मतलब होता है कम जानने वाला या जो जानकार ना हो, और विज्ञ मतलब होता है
बहुत जानने वाला, स्पेशलिस्ट जो जानकार हो, है ना। अल्पज्ञ का मतलब कम जानने वाला और बहुज्ञ का मतलब ज्यादा जानने वाला, तो ये सही है ना। समस्त मतलब सभी और एकल मतलब अकेला, समस्त का अभ्यस्त नहीं होगा। तो कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। युद्ध की इच्छा रखने वाला, ये कई बार पढ़ा है अपन। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है। क्या कहलाता है? युयुत्सु, युद्ध के लिए उत्सुक। मिट्टी का तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत, मिट्टी का तत्सम शब्द होगा आपका मृत्तिका। हिस्ट्री में पढ़ते हो ना, मृत्तिका, मृत्तिका मूर्ति, मृत्तिका मटका, है ना, मिट्टी का मटका। चलो अगला देख लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तत्पुरुष समास से निर्मित शब्दों वाले समूह का उचित विकल्प कौन सा है? पूरा तत्पुरुष समास हो, है ना, पूरा तत्पुरुष समास हो, ठीक है। तो शोकाकुल और पाप मुक्त दोनों तत्पुरुष है। नेक काम, नेक काम ये होगा कर्म धाराएं। क्या? कर्म धाराएं, है ना, ऐसा काम जो नेक हो। काम का क्या बता रहा है? विशेषता, है ना। राजभवन रसोई घर तत्पुरुष है। सन्मार्ग, है ना, सही मार्ग, ये भी क्या है? कर्म धाराएं, कर्म धाराएं है। यथाशक्ति अव्ययी भाव है। क्या है? अव्ययी भाव, तो ये तीनों तो नहीं होंगे। अब क्या होगा? पूरा तत्पुरुष समास मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, कर्ता ने कर्म को, है ना। लोकोत्तर, लोकों से अत्तर या अलग। गंगा जल, गंगा का जल, तो तत्पुरुष समास किसमें है? तीनों, ऑप्शन डी में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बहुत पूछता है ये, है ना। है, तुरंग, बाजी, सैंधव, सैंधव, बाजी और वाजी, है ना, हास्य, ठीक है। और क्या क्या है बता देते हैं। अश्व, अश्व मतलब भी घोड़ा, अश्व। घोटक, घोटक मतलब भी घोड़ा है। तुरंग, बाजी, वाजी, सैंधव, अश्व, घोटक, ये सब क्या है? ये आपका घोड़े का पर्यायवाची है। गरिमा महिमा से अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा कारक है? अभी हमने कारक एकदम लेटेस्ट पढ़ाया है ना। तो जब भी तुलना हो, जब भी तुलना हो, जब भी तुलना हो, तो वहां से क्या होगा? अलग किया जाएगा, अलग किया जाएगा। और अलग होने का भाव होता है आपका अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक, ठीक है। लिखा हुआ है ना, गरिमा महिमा से, मतलब गरिमा को महिमा से अलग कर रहे हैं, तो अपादान कारक, तुलना होने के भाव में। कुशाग्र विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, कुशाग्र मतलब होशियार, दिमाग का तेज। विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण, विशेषण जो विशेषता बताए, तो विशेषण क्या है? कुशाग्र है। कुशाग्र किसकी विशेषता बता रहा है? विद्यार्थी की। विद्यार्थी क्या हो जाएगा? विशेष्य, और विशेषण क्या हो जाएगा? कुशाग्र। तो विशेषण क्या है? कुशाग्र है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तब वो जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं, तब वो जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं, बिल्कुल सही। हिंदी में लिंग व्याकरणिक पहचान है, बिल्कुल सही। यदि एक ही वाक्य में कई संज्ञाएं हो और उनके लिंग भिन्न भिन्न हो, तो क्रिया का रूप प्रथम संज्ञा के लिंग के अनुसार होता है। नहीं भैया, क्रिया का रूप क्या होगा? बहुवचन में हो जाएगा, प्रथम संज्ञा में नहीं, बहुवचन में हो जाएगा। लिंग, वचन और कारक के आधार पर संज्ञा संगों में रूपांतरण होता है, बिल्कुल सही। इसीलिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब क्या है? आपके विकारी शब्द हैं, इसमें लिंग, वचन, काल के अनुसार बदलाव हो जाता है। तो इसमें सही क्या है? एक, दो और चार, एक, दो, चार सही है। जैसे इसमें एक उदाहरण देख लो, जैसे माता और पिता, माता और पिता क्या होंगे? आए हैं। क्या है? आए हैं, है ना। तो यहां पे जो क्रिया है, आना क्रिया, वो बहुवचन में हो गया, ठीक। वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम, है ना। तो पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन होते हैं। पहला क्या है?
है ना। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में स्वयं के लिए बात करता है, मैं, हम, है ना। उसके बाद आएगा मध्यम पुरुष, जो सामने रहेगा उसके लिए बात करेगा, तुम, आप, ठीक है। उसके बाद आएगा अन्य पुरुष, जो हम दोनों को छोड़कर तीसरा अन्य है वो रहेगा, वे, ये, वह, यह, है ना। तो क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। रवि एक अध्ययनशील विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य क्या है? देखो, जो विशेषता बताता है वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य। तो यहां अध्ययनशील क्या है, विशेषण है, और ये अध्ययनशील किसकी विशेषता बता रहा है, रवि की। तो विशेष्य क्या हो गया, रवि हो गया। चलो, वाक्य विचार से क्वेश्चन आते ही हैं भैया, अच्छे से पढ़िएगा वाक्य विचार टॉपिक। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य। यदि तुम वर्ष भर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। क्या कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, पढ़ ले भैया नहीं तो फेल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, है ना। विधान या विधिवाचक वाक्य में क्या होता है, काम को करना बताया जाता है। जैसे तुम पढ़ाई करते हो, तुम पढ़ाई करते हो बोल दो। विस्मयवाचक में काश, काश मैं पढ़ाई करता, विस्मय आदि बोधक आ जाएगा। संकेतवाचक में यदि तुम वर्ष भर पढ़ाई करते तो पास हो जाते, संकेतवाचक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, बिल्कुल सही। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, बिल्कुल सही। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल सही। अतिथि के लिए एक गुलाब की माला की व्यवस्था होनी चाहिए, अतिथि के लिए गुलाब की एक माला की व्यवस्था होनी चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। विराम चिन्ह से भी क्वेश्चन आते हैं, देखो, है ना। विराम चिन्ह में विराम ही ज्यादा पूछता है, इसको बोलते हैं उपविराम, उपविराम, ठीक है। इसको बोलते हैं अर्धविराम, इसको बोलते हैं अल्प विराम, है ना, और इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। ये इतने टाइप के विराम चिन्ह है। 2 बिंदी रहेगा उपविराम, ठीक है, 1 बिंदी और कॉमा रहेगा अर्धविराम, उसके बाद अल्प विराम, उसके बाद पूर्ण विराम। ये इसी सीक्वेंस में लिखे जाते, पढ़े जाते, ठीक है। तो अर्धविराम का चिन्ह सही है, निर्देशक चिन्ह भी सही है, अल्प विराम भी सही है। हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह ये ऐसे रहता है, त्रुटिपूरक चिन्ह ऊपर डिनोट करता है, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं रायपुर गया, और यहां पे मैं कुछ लिखना भूल गया तो यहां लिखूंगा मैं आज रायपुर गया, ये चिन्ह लगा के, ठीक है। तो कौन सा चिन्ह गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में प्रायः किस विराम चिन्ह का प्रयोग मिलता है? द्वंद्व में आपको पता है क्या मिलता है, योजक चिन्ह। क्या मिलता है, योजक चिन्ह। जैसे राम सीता, ये क्या है, योजक चिन्ह है, ठीक है। लाघव चिन्ह क्या होता है, जो शॉर्ट में बिंदी लगाते हैं ना उसको लाघव चिन्ह बोलते हैं। जैसे दक्षिण, पूर्व, मध्य, रेलवे, तो ये लाघव चिन्ह है, शॉर्ट वाला। निर्देशक चिन्ह क्या होता है, निर्देशक चिन्ह एक लाइन होता है, ठीक है। निर्देशक चिन्ह क्या होता है, लाइन होता है ना। हंस पद या त्रुटि क्या होता है, ऊपर दिखाता है। योजक चिन्ह क्या होता है, यह भी एक लाइन होता है। का बरखा जब कृषि सुखानी, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। तो भैया इसका सही अर्थ क्या है, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। का बरसात जब कृषि सुहानी, है ना। अब पछतावत का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत, सब एक ही अर्थ में। भाई काम होने के बाद, समय निकल जाने के बाद कुछ चीज होगा तो उसका वैल्यू है क्या? जब खेत पूरी तरह सूख गया उसके बाद पानी गिर रहा है तो कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। तो काम बिगड़ने के बाद सहायता व्यर्थ है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये पिछले बार का। विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं, पर अपनी भाषा सर्वोपरि है। महात्मा गांधी उपरोक्त कथन के आलोक में कौन सी बात असत्य है?
प्रत्येक भाषा यदि किसी अन्य के लिए केवल भाषा है तो उस भाषा भाषी के लिए मातृभाषा है। बिल्कुल सही भैया, मेरे लिए छत्तीसगढ़ मेरी मातृभाषा है लेकिन दूसरे आदमी के लिए केवल वो एक भाषा होगी। सही है। कोई भी भाषा बुरी नहीं होती क्योंकि सबकी अपनी अपनी विशेषता है। बहुत बढ़िया, है ना। विद्यार्थी को विदेशी भाषा नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ेंगे भैया, ये गलत हो गया, है ना। विदेशी भाषा की अपनी भाषा के माध्यम से सीखी जा सकती। बिल्कुल सही। हम इंग्लिश कैसे सीखते हैं? हिंदी के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि कोई भी भाषा अपनी अपनी विशिष्टता लिए हुए है। सब भाषा का अपना सम्मान है। किसी भाषा का कोई भी किसी भाषा को डोमिनेट नहीं करना है और किसी भी भाषा को सीखने से परहेज नहीं करना है। तो यहां बोल रहा है नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों नहीं पढ़ेंगे विदेशी भाषा? ठीक है, चलिए। खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कई बार पढ़ा है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ होता है युद्ध में मारा जाना, और खेत को बोलते हैं क्षेत्र, और उसी से युद्ध क्षेत्र को यहां डिनोट किया जाता है ना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ युद्ध में मारा जाना। किस लोकोक्ति का भावार्थ सुमेलित नहीं है? लोकोक्ति का भावार्थ, है ना। चलो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है, ना समस्या रहेगी ना परेशानी आएगा। नेकी कर दरिया में डाल, भलाई करके भूल जा, बिल्कुल सही है। हथेली पर सरसों नहीं उगती, समय आने पर ही काम होता है, जल्दबाजी में काम नहीं होता है। होनहार बिरवान के होठ चिकने पात, स्वस्थ पौधों के पत्ते चिकने होते, गलत। होनहार बिरवान के होठ चिकने पात तो प्रतिभाशाली बालक के लक्षण, है ना, बचपन से दिखते हैं, बचपन से दिखने लगते हैं। अगर कोई टैलेंटेड बालक है तो उसका टैलेंट बचपन से ही आपको दिखने लगेगा। उसी को बोलते हैं होनहार बिरवान के होत चिकने पात। ठीक है, चलिए, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। पहले पुस्तकालय, अच्छा, ये डिलीट क्वेश्चन है ना, ये डिलीट क्वेश्चन है, डिलीट हो गया था ये। ठीक है, ये आपका अपठित गद्यांश दिया था, उसके 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे। ठीक है, चलो, नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथन को लिखिए। असत्य कथन को, निगेटिव को लिखना है। 0 से 8 वर्ष की उम्र में बच्चे भाषा बहुत धीमी गति से सीखते, गलत बोल रहा है। यही सो भाषा सीखने का सबसे प्राइम टाइम होता है। भाषा विकास के लिए आपका पूर्व बाल्य अवस्था 2 से 6 वर्ष सबसे प्राइम टाइम होता है। ठीक है, उसके बाद छोटे बच्चे जटिल अवधारणाओं को अच्छे तरीके से अपने घर की भाषा में सीखते, बिल्कुल सही। इसीलिए कहा गया है मातृभाषा में शिक्षा देना है ना। छोटों बच्चों के साथ पठन एवं लेखन की शुरुआत स्कूल की मानक भाषा में होनी चाहिए। नहीं भैया, मातृभाषा में होनी चाहिए। जहां भी मानक स्टैंडर्ड शब्द आएगा वो गलत है। ठीक है, शुरुआती स्तर पर सीखने सिखाने में खेल बहुत उपयोगी है। बहुत बढ़िया, बच्चों को खेल विधि से ही पढ़ाया जाता है किंडरगार्टन में। तो गलत क्या है? एक तो ये गलत है और एक तीसरा गलत है। तो पहला और तीसरा गलत है। ठीक है, भाषा शिक्षण में प्रयुक्त शब्दावली को उनके अर्थों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, भाषा शिक्षण में प्रयुक्त शब्दावली को, तो चलो इसको देखते हैं। पहला है स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग, स्क्रिबलिंग क्या होता है पता है? जो आपका बच्चा आपके घर के दीवालों में कुछ भी चित्र बनाता है, कलर लेके कहीं भी कुछ भी, जो छोटे बच्चे लिखते हैं ना, उसको स्क्रिबलिंग बोलते हैं। स्क्रिबलिंग बेसिकली क्या होता है ना। स्क्रिबलिंग का अर्थ होता है लिखकर कुछ व्यक्त करने के लिए घसीटा लेखन। बच्चे लिखकर जो अपनी भावनाओं को बताने के लिए घसीटा राइटिंग में लिखते हैं, उसको स्क्रिबलिंग बोलते हैं। और ये लेखन शैली के विकास का प्रथम चरण है। दूसरा क्या है? ध्वनि जागरूकता। ध्वनि जागरूकता मतलब ध्वनियों की छोटी इकाइयों के रूप में पहचान करना। ठीक है, डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब ध्वनि तथा प्रतीकों के बीच सहसंबंध लिखकर कुछ व्यक्त करने के लिए घसीटा। प्रिंट चेतना, शब्दों को चित्रों के रूप में पढ़ना और पढ़ने का अभिनय करना। तो याद कर रखना, स्क्रिबलिंग मतलब बच्चों द्वारा कुछ भी लिखा गया, आड़ा टेढ़ा लाइन कुछ भी लिखते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, वो होता है। ध्वनि जागरूकता मतलब वो ध्वनि स्वर व्यंजन को पहचान चुके हैं, है ना। डिकोडिंग मतलब कोई चीज लिखा हुआ है, उसका आप अर्थ निकाल रहे हो। और प्रिंट चेतना मतलब बच्चे देखते हैं,
है ना, किताबों में जो चित्र है वो पढ़ने लायक है, उसके ऊपर वो काम करते, उसको बोलते हैं प्रिंट चेतना। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ठीक है, आंसर होगा आंसर सी। क्या, आंसर सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। सही मायने में पढ़ने का तात्पर्य है, सही मायने में पढ़ने का क्या तात्पर्य है? लिखे हुए से अर्थ गढ़ना, वर्णों को जोड़कर उच्चारण करना, वाक्यों को पहचानना, ध्वनि और प्रतीकों को जोड़ना। पढ़ने का अर्थ है भैया अर्थपूर्ण वाक्य पढ़ना। क्या, अर्थपूर्ण वाक्य पढ़ना, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये आपके थे 2024 में जो सीजी टेट का एग्जाम हुआ था, उसके आपके सीडीपी और हिंदी के क्वेश्चन काफी अच्छा लेवल था, सीडीपी का भी और हिंदी का भी। तो दोस्तों आप उम्मीद करिए कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, हम इस क्लास के माध्यम से अधिक आपको टॉपिक रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों का संग्रह लेके आए, संकलन लेके आए, जिससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए, चाहे उस टॉपिक से हो या उस टॉपिक के डिस्कशन से हो। तो बने रहिए दोस्तों योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा हमारी संस्था के द्वारा आपकी शिक्षक भर्ती और सीजी टेट और सी टेट की भी क्लास चल रही है। अगर आप क्लास के संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो संस्था के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभी सीजी टेट के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट होगा क्या, आपका टेस्ट सीरीज 149 रुपए में पेपर 1 और 2 का टेस्ट सीरीज। इससे आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हो, तैयारी को नया आयाम दे सकते हो और अपनी तैयारी को जांच सकते हो। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, इसमें और क्या सुधार हो सकते हैं, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।